हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम संविधान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए, संविधान की प्रकृति। ओके, भारतीय संविधान की प्रकृति को जानने से पहले एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि भारतीय संविधान कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है? क्या ये संघात्मक है या फिर एकात्मक है या फिर दोनों है? तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान का निर्माण किया है उसको लेकर राजनीतिक विचारकों में मतभेद की स्थिति है। अधिकांश पश्चिमी विचारक राजनीतिक विचारक हैं, भारतीय संविधान को संघात्मक नहीं मानते। केसी वियर बोलते हैं भारतीय जो संविधान है भारतीय जो संविधान है अर्धसंघात्मक है। केसी वियर बोलते हैं, ठीक है। केसी वियर भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक बोलते हैं। वहीं पे जेनिंग्स बोलते हैं इसको, भारतीय संविधान को जेनिंग्स बोलते हैं कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक तो है, लेकिन इसमें जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है वो तीव्र मात्रा में पाई जाती है। केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। ओके, तो इसको हमने देख लिया, केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। भारतीय संविधान की अब प्रकृति देख लिया हम लोगों ने। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संघीय है। अब हम बोल रहे हैं संघीय है, तो इसमें संघीय की विशेषता भी पाई जानी चाहिए। तो संघीय संविधान के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? पहला तो ये कि भाई एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरा क्या, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, शक्ति विभाजन होगा, और दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना होगी। क्या होगी? दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना होगी, ये। और तीसरा क्या, जो संविधान है वो लिखित और कठोर होगा। मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करके दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना होनी चाहिए, और लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। इस प्रकार ये संविधान की जो प्रकृति है हमारी संघीय हो जाएगी। ये संविधान, इस प्रकार की जो विशेषताएं हमारे संविधान में प्राप्त होती हैं, तो हमारा जो संविधान है एक प्रकार से संघीय संविधान है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं। कैसे? देखते हैं। चलिए, एकात्मक कैसे बनाते हैं? कुछ हैं। आर्टिकल 3, 153, 201, 248, 249, 250, 252, 253, 268, 269, 270, ठीक। आर्टिकल 352, 356, 360, 365, 368, ठीक है, आर्टिकल्स ये हो गए। और 7वीं अनुसूची, 7th जो अनुसूची है हमारी, वो कुछ एक और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 275 और आर्टिकल 312। अब 3 में हम जानते हैं क्या है, नए राज्यों की स्थापना। इसका अधिकार केवल केंद्र को है।
इन आर्टिकल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? एकात्मक संविधान का मतलब क्या पढ़ा हमने पिछली क्लासेस में? हमने पढ़ा एकात्मक संविधान का मतलब ये है कि उसमें केंद्रीय सत्ता प्रभावी रहती है, हावी रहती है राज्यों के ऊपर। तो नए राज्यों की स्थापना का जो शक्ति है वो केंद्र को प्राप्त है। 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, ओके, ठीक है। 248 अवशिष्ट शक्तियाँ। 249 राज्य सूची के विषय पर जो मतलब राज्यसभा का शक्तियों का निर्माण करना, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 250 के आपातकालीन स्थितियों में जो केंद्रीय शक्ति का विस्तार है वो राज्य सूची के विषयों पर भी हो जाएगा। आर्टिकल 252, 253 क्या है? 252 ये जो आर्टिकल 252 है वो है राज्यों की आपसी सहमति पर संसद उनके लिए कानून का निर्माण करेगा, ठीक है। और 253 क्या है? 253 ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाओं हैं उसके लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होगी उसके लिए जो निर्देश मिलेंगे केंद्र से, राज्यों को उनको मानना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनको लेकर केंद्र के निर्देशों को राज्यों को मानना होगा। आर्टिकल 268, 269 और 270 केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का विभाजन होगा, ठीक है। आर्टिकल 275 क्या है? 275 ये है केंद्र द्वारा जो राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। अब केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिया जा रहा है तो उसकी मर्जी चलेगी उसमें, ठीक है। आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? केवल राज्यसभा ही कर सकती है, वही इनिशिएट कर सकती है, वो केंद्र में तो राज्यसभा है, ठीक है, ओके। 352 राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र ला सकती है। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 365 का जो विकल्प है वो आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति। आर्टिकल 312 पढ़ चुके हैं। 7th अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब सूची, इन सब पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे जो संविधान में है संघीय संविधान और एकात्मक संविधान दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों के जो विशेषताओं को हमारे संविधान में शामिल किया है। क्यों किया है? भारत की भौगोलिक स्थिति, कोई भी संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण करता है उसका प्रमुख लक्ष्य यही रहता है कि जब वो संविधान का निर्माण करे तो उस राष्ट्र के, उस क्षेत्र के भौगोलिक आधारों को, ऐतिहासिक आधारों को ध्यान में रख कर करे। क्योंकि संविधान निर्माण का करने का उद्देश्य यही है कि समस्याओं का निदान करना। इस प्रकार से जब हम भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान बनाया गया है वो उनके ऐतिहासिक आधारों और भौगोलिक आधारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ऐसे ही एक मामला हुआ था एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में और क्या क्या प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। जो नवीन प्रवृत्तियाँ हैं, भारत आज़ाद हुआ। अब भारत के जो संविधान निर्माताओं ने तो बना दिया कि भारत में एकात्मक के भी गुण हैं और संघात्मकता के भी गुण हैं, दोनों के ही गुण हैं। लेकिन अब क्या भारतीय संविधान में और कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं उनको देखते हैं हम। भारतीय संविधान में और कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। केंद्रीकृत संघवाद, कौन सा? केंद्रीकृत संघवाद। भाई अब केंद्रीकृत संघवाद क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी युग का अंत होना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो सभी उपनिवेश थे आज़ाद होना शुरू हो गया। इसी क्रम में भारत भी आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। केंद्रीय सत्ता में प्रभावी रहने का प्रभाव ये रहता है कि उसकी प्रमुखता रहती है। जैसे भारत में हमारे संविधान में हम देखते हैं कि एकात्मकता इसकी विशेषता है, तो केंद्रीय की सत्ता प्रभावी रहती थी। ना ही भारत के जो क्षेत्रीय नेतृत्व थे इसका विरोध भी नहीं करते थे। इस प्रकार से
इस प्रकार से हम ओवरऑल जो देखते हैं तो एक केंद्रीय संघवाद की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। आज़ादी के अब 70 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि नवीन प्रत्ययों में ये जो केंद्रीय संघवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती थी शुरुआती 2 दशकों के समय तक। ठीक है, इसी मसले पर जब हम बात करते हैं तो एक वाद होता है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल बनाम भारत संघ 1963। इस मामले में भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय दिया कि जो भारत का जो संघ है वो संघीय नहीं है करके उन्होंने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है, संघीय संविधान नहीं है। ठीक है, अब ये केंद्रीय संघवाद हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा, अब दूसरा हम जो देखते हैं वो होगा सहकारी संघवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है सहकारी संघवाद। भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण तो किया, उसका प्रमुख उद्देश्य था एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है, राजनीतिक इस संविधान को लागू करने के साथ ही हम विषमताओं से भरे युग में प्रवेश करने वाले थे, क्योंकि भारतीय समाज विषमताओं से भरा हुआ था। ऐसा कहना था हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने कहा कि इस संविधान को लागू करते हुए हम एक विषमताओं से भरे युग में प्रवेश करने वाले हैं, और इसकी काट यही होगी, मतलब इसको हम ओवरकम तभी कर सकते हैं जब हम जो राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने का लक्ष्य लिया है हमने संविधान को लागू करने के साथ में, तो इस लक्ष्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करें। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, कैसे होगी भाई? जब केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय होगा, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय होगा तभी तो एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्यों होगा केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय? कैसे होगा? जब हम ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें। कैसी संस्थाओं का निर्माण करें? जो संवैधानिक हों, संवैधानितर हों, ठीक है। क्या क्या करें हम? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए केंद्र राज्य के मध्य समन्वय होना आवश्यक है, और केंद्र और राज्य समन्वय करने के लिए ऐसी संस्थाओं का निर्माण जो संवैधानिक हो, संवैधानितर हो, ऐसी संस्थाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं, राजनीतिक विचारक, इस सभी परिस्थितियों वातावरण को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संविधान की जो प्रकृति को बताते हैं, वो कहते हैं कि ये एक सहकारी संघवाद की तरह लगता है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का समन्वय है। जब हम सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें केंद्र ही काम नहीं करता, इसमें राज्य भी साथ में काम करता है। इस प्रकार से एक सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति हमारे भारतीय संविधान में देखने को हमें मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, और कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है? सौदेबाजी की संघ, सौदेबाजी संघ। सौदेबाजी का संघ कैसे भाई? सौदेबाजी का संघ कैसे हो गया? ऐसी प्रवृत्ति कैसे दिखाई देती है? सौदेबाजी की संघ की प्रवृत्ति ऐसे दिखाई देती है, जब हम 80 के दशक के बाद की बात करते हैं, तब किसी दल को बहुमत स्थिति नहीं होती थी, बहुमत में कोई दल नहीं रहता था, एक प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता रहती थी। अब इसी राजनीतिक अस्थिरता को लेकर दल आपस में गठबंधन करते थे और बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आते थे। तो इस प्रकार से ये सौदा हुआ, और इस सौदे के बदले वे दल, जो छोटे दल होते थे, वे एक राजनीतिक स्वार्थ की मांग करते थे। इस प्रकार से इस सब परिस्थितियों को देखकर, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारा जो भारतीय संविधान है वो सौदेबाजी का संघ लगता है, ऐसा कहना है मॉरिस जोन्स का, ऐसा कहना है मॉरिस जोन्स का।
ठीक है, ऐसा कहना है मॉरिस जोन्स का कि भाई आप राजनीतिक स्वार्थ की मांग करते हैं बहुमत प्राप्त कराने के लिए, तो ये एक प्रकार से सौदेबाजी का संघ है, ये मॉरिस जोन्स का ऐसा कहना है। अब हम देखते हैं गठबंधन की प्रवृत्ति किसकी, भारतीय संविधान में जो संघ की भारतीय संघ है उसकी गठबंधन की प्रवृत्ति देखते हैं। अब हम देखेंगे कि बहुमत की स्थिति में तो कोई नहीं है। अब हम गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में हम जब भारतीय संघ को देखते हैं तो इसकी जो स्थिति है स्पष्ट नहीं होती दिखाई देती। कभी ये तो सहकारी लगता है, सहकारी कब लगता है, जब केंद्र राज्य में समन्वय होता है, राज्य में जब केंद्र राज्य तो सहकारी दिखाई पड़ता है, कभी कभी ये सौदेबाजी का संघ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से जो भारतीय संघ की गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो स्थिति स्पष्ट नहीं होती, संघ की कोई भारतीय संघ की कोई जो भारतीय संविधान की कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रकार से आज हमने भारतीय संघ की विभिन्न जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, अब मूलभूत प्रवृत्तियों के बाद जो प्रवृत्तियां पढ़ा है हमने उनको पढ़ा है, ठीक है। तो इन प्रवृत्तियों को हमने देखा है। तो होप आप ये जो पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के स्वरूप को पढ़ा था और आज की इस क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रकृति को पढ़ा है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज भारतीय संविधान के स्वरूप और प्रवृत्तियों के बारे में हुआ होगा। थैंक यू।